हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं 2 और 3 दिसंबर। आज हम दिसंबर 2024 की करंट अफेयर्स की बात करेंगे। आज की हमारी जो टॉपिक पर खबरें होने वाली हैं उसको देखें। तो हैंडीक्राफ्ट घर चोला को, अब ये घर चोला क्या है, उसको जीआई टैग मिला है। किस राज्य से संबंधित है इसको हम बहुत डिटेल से समझेंगे, और जीआई टैग भौगोलिक संकेतक क्या होता है उसको भी हम थोड़ा देखेंगे। सेकंड जो हमारी करंट अफेयर्स होगी हॉर्नबिल महोत्सव। अब ये हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है इसको भी देखेंगे। एशियाई विकास बैंक के एडीबी बैंक के नए अध्यक्ष बने हुए हैं, कौन बने हैं और भारत में इसकी क्या भूमिका है इसको देखेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में एक बहुत ही उपराष्ट्रपति जी के द्वारा उनकी श्रद्धांजलि दी गई है उसको देखेंगे, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है, बीएसएफ की क्या भूमिका भारत में रहती है इसको समझेंगे, और अन्य खबरें को लिहाज से हमारी जो भी खबरें होंगी उसको देखेंगे। जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ऐप आ चुका है नेट लर्निंग ऐप, आप इसको डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग लगा सकते हैं। आज की हम पहली करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो गुजराती हैंडीक्राफ्ट घर चोला को जीआई टैग मिला हुआ है। अब ये घर चोला क्या है आप देख सकते हो, साड़ी की तरह आपको दिख रहा होगा घर चोला, और ये गुजरात का है, इसी को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। तो जीआई टैग मिला है विरासत घर चोला को। ये गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत है। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में गुजरात को मिलने वाला यह 23वां जीआई टैग बन चुका है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य को जीआई टैग मिल चुके हैं अभी तक, तो उत्तर प्रदेश को मिल चुके हैं। और अगर हम बात करें गुजरात को जीआई टैग कितने मिले हैं, तो 23वां यह जीआई टैग गुजरात राज्य को मिला हुआ है, जिसका नाम है घर चोला, और ये हैंडीक्राफ्ट। घर चोला का मतलब क्या होता है, तो घर पर पहनने वाला कपड़ा होता है, इसका नाम घर चोला इसीलिए कहते हैं, मतलब कि घर पर पहनने वाला चोला जिसको कपड़ा कहते हैं। यह घर असल में दुल्हन का नया घर माना जाता है, ध्यान रखिएगा। चोला का वह कपड़ा होता है जिसे पहन कर वह घर में प्रवेश करती है, क्योंकि देखा जाए तो एक आपको एक लहंगे की तरह थोड़ा सा, या कह सकते हो कि जो दुपट्टा होता है उसकी तरह है एक तरीके से। तो जो दुल्हन होती है उसी को चोला को पहनकर घर में प्रवेश करती है। घर चोला साड़ी जो होती है वो गुजराती शादियों में बहुत ही ज्यादा खास होती है, और शादियों में इसको पहना जाता है। यह कॉटन या फिर सिल्क से बनी होती है, ध्यान रखिए, कॉटन और सिल्क से यह बनाया जाता है। इस पर जरी का काम किया जाता है, किसका जरी का काम किया जाता है, जिस पर मोर, कमल, फूल की पत्तियों की आकृतियां भी बनाई जाती है। घर चोला बनाने की शुरुआत की बात करें तो गुजरात के खंबात जिले से इसकी शुरुआत को माना जाता है, और इस साड़ी की पहचान इसके ग्रिड पैटर्न से की जाती है। किस पैटर्न से की जाती है, ग्रिड पैटर्न से इसकी पहचान की जाती है। यह साड़ियां पारंपरिक रूप से हिंदू एवं जैन समुदाय में विवाह जैसे शुभ अवसरों पर ज्यादातर पहनी जाती है। तो हिंदू और जैन के जो समुदाय विवाह होते हैं उनके अवसर पर बहुत प्रमुख तौर पर इन साड़ियों को पहना जाता है। अगर हम भौगोलिक संकेतक की बात करें, अब जीआई टैग की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जीआई टैग मुख्य रूप से ऐसी कृषि संबंधी प्राकृतिक और विनिर्मित वस्तुओं को दिया जाता है जो कि अनूठे गुण होते हैं, ख्याति प्राप्त होती है, या इसके भौगोलिक उद्भव के कारण जुड़ी हुई अन्य विशेषताएं होती हैं, लक्षण पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित वहां के लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि भौगोलिक का मतलब क्या होता है, किसी संरचना या किसी भी एक भौगोलिक ज्योग्राफिकल इंडिकेट करता है। यह एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है। कैसा अधिकार है, बौद्धिक संपदा अधिकार होता है। भारत में जीआई टैग के पंजीकरण को वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा विनियमित रेगुलेट किया जाता है। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, और इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो चेन्नई में है। इसका पंजीकरण जो होता है वो 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। जैसे मान लो घर चोला को अगर जीआई टैग मिला हुआ है तो ये जो पंजीकरण उसको दिया गया है वो 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। 10 वर्ष के बाद पंजीकरण को फिर से नवीनीकरण करवाना पड़ता है, जैसे कि रिन्यूअल जिसको बोलते हैं। जैसे कि मान लो आपने किसी चीज की पॉलिसी ली, बीमा करवाया, तो उसको रिन्यूअल करवाते हो ना हर साल या 5 साल में, तो इसी तरीके से 10 साल के बाद इसको नवीनीकरण रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो इस तरीके से भौगोलिक संकेतक जो होता है वो कार्य करता है। इसी के मद्देनजर एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। हाल ही में घर चोला को जीआई टैग प्रदान किया गया है, वह किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और केरल। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, और अपनी राय बताइएगा कि घर चोला क्या आपने वास्तव में रियल में देखा है, या आपके परिवार से संबंधित किसी ने पहना है, तो आप जरूर बताइएगा।
सेकंड बात करने से पहले हमारा ऐप आ चुका है नट लर्निंग ऐप, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप इस ऐप को डाउनलोड करके मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर की वीडियो, टॉपिक वाइज एग्जाम्स की यहाँ पर वीडियोस वगैरह पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो एक ट्राई बनता है, अभी इसको डाउनलोड करके आप लोग जरूर अपना अपना देख लीजिए, बताइएगा। आज की हमारी सेकंड करंट अफेयर्स की बात करते हैं, नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव। अब ये हॉर्नबिल जो महोत्सव है नागालैंड में मनाया जाता है, और इतना खास क्यों है कि जब हर साल मनाया जाता है, और इससे ये तो क्वेश्चन बन जाता है या फिर बहुत ज्यादा ये चर्चा में रहता है, तो इसके बारे में जरूर हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो बनाई थी कल, उसको नाम है वीडियो का डिजिटल कॉन्डोम। अब डिजिटल कॉन्डोम के बारे में कैमडोम, उसका दूसरा नाम कैमडोम भी है, लेकिन ऑफिशियली वो डिजिटल कॉन्डोम है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देख लेना। इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पर्पज से भी हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, और एक रियल में आपको इन्फॉर्मेशन मिले रियल लाइफ के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव की बात करते हैं, नागालैंड की नागा जनजातियों का यह प्रसिद्ध महोत्सव है हॉर्नबिल। कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष इसको 1 दिसंबर से शुरुआत की जाती है। इस वर्ष का हॉर्नबिल महोत्सव कौन सा संस्करण था? तो 25वां इसका संस्करण था। इसका आयोजन की बात करें तो नागा हेरिटेज विलेज किसामा में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन नागालैंड के पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इस महोत्सव में जापान साझेदार रूप में शामिल है, ध्यान रखिएगा। इस वर्ष जो महोत्सव हुआ है जापान साझेदार के रूप में है। जापान अपनी सांस्कृतिक प्रदर्शन, हस्तशिल्प, बांस के उत्पादों की कार्यशालाओं, जापानी कलाकारों और विशेषज्ञों के लिए योगदान दे रहा है। ग्रेट हॉर्नबिल महोत्सव की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और केरल राज्य का राज्य पक्षी है। ग्रेट जो हॉर्नबिल है वो अरुणाचल प्रदेश का और केरल का क्या है? राज्य पक्षी है, ठीक है। तो इस वर्ष का जो इंपोर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में जो मनाया गया है, कौन सा देश साझेदार के रूप में है? तो आप कहोगे जापान देश साझेदार के रूप में है। हॉर्नबिल महोत्सव की बात करें तो नागालैंड सरकार के द्वारा आयोजित 10 दिवसीय मतलब कि 10 दिनों तक चलने वाला वार्षिक पर्यटन प्रचार कार्यक्रम है। इस आयोजन में नागा की जनजातियों की समृद्ध परंपराओं, संस्कृति और जीवन के रूप में इसको मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहते हैं? त्योहारों का त्योहार। और इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी, और 2000 से लेकर लगातार अब बन रहा है। तो अभी कौन सा है? 25वां संस्करण मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो नागालैंड की समृद्ध और पारंपरिक जो सांस्कृतिक विरासत है, उसकी जातीयता, विविधता और भव्यता के साथ इसको प्रदर्शित करना, पूरे विश्व में इसको जाना जा सके। यह महोत्सव नागालैंड की जनजातियों की सांस्कृतिक विविधता का अनुभव मतलब कि एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करता है। यह महोत्सव पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान का मंच के रूप में कार्य करता है, और यह दुनिया भर के आगंतुकों, जो टूरिज्म होते हैं, टूरिज्म कोई, पर्यटन कोई, प्रॉपर हिंदी में आगंतुक कहते हैं, आगंतुकों को नागालैंड और उसकी समृद्ध विरासत के आकर्षित करना होता है। तो इसलिए इस जो महोत्सव इसको प्रमुख तौर पर मनाया जाता है। हॉर्नबिल पक्षी की बात करें तो आप ये हॉर्नबिल पक्षी देख सकते हो। नागा जनजातियों की संस्कृति और लोक कथाओं में यह महत्वपूर्ण पक्षी है। इसे धनेश पक्षी भी कहते हैं, ध्यान रखिए, क्या कहते हैं? धनेश पक्षी भी कहते हैं, ठीक है। तो हॉर्नबिल पक्षी तो कहते ही कहते हैं, इसको धनेश पक्षी के रूप में भी इसको जाना जाता है। थोड़ा सा नागालैंड की अगर स्थिति की बात करें तो नागालैंड आप भारत में यहाँ पर देखोगे, और ये नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश है, ध्यान रखिएगा, और इसके साउथ में मणिपुर देखने को मिलेगा। इसके पूरब में म्यांमार दूसरा देश देखने को मिलेगा, पश्चिम में असम की बाउंड्री से टच होता है। नागालैंड राज्य एक उत्तर पूर्वी राज्य है, और नागालैंड की राजधानी की बात करें तो कोहिमा है। नागालैंड की सीमा पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूरब में म्यांमार से, और दक्षिण में मणिपुर के साथ यह साझा करता है। नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। एशियाई विकास बैंक के नए अध्यक्ष बने हुए हैं। फोटो के माध्यम से आप समझ सकते हो, या आपको देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा, नहीं देखा है तो अब हम बता देते हैं। जापान के मासातो कांडा को एशियाई विकास बैंक एडीबी का 11वां अध्यक्ष चुना गया है। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में मासातोशिगु असाकावा की जगह इन्होंने प्राप्त की है, और मासातो कांडा को 24 फरवरी 2025 को अपना पदभार ग्रहण करना है। मतलब कि 24 फरवरी 2025 को करना है, लेकिन इनकी अभी से ही इनकी नियुक्ति हो चुकी है। तो एग्जाम कई सारे हैं तो पूछा जा सकता है। एडीबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 सालों का होता है। एशियाई विकास बैंक की अगर एडीबी की अगर हम यहाँ थोड़ी सी बात करें तो एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी, और इसके सदस्यों की बात करें तो 69 है। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है, और इसका कार्य जो है, या कह सकते हो
उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को ऋण प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। तो एशियाई विकास बैंक अब आप भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। जापान एवं संयुक्त राज्य अमेरिका एडीबी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। दोनों ही इक्विटी हिस्सेदारी का 15.6% है। चीन 6.4% के साथ तीसरा स्थान रखता है। भारत 6.3 शेयरों के साथ चौथा स्थान रखता है। मतलब कि जो शेयर होल्डर, ध्यान रखिएगा, जो शेयर होल्डर है उन शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जापान, और पहले और दूसरे नंबर पर कौन है? जापान और यूएसए है। तीसरे नंबर पर कौन है? चीन है। और चौथे नंबर पर अपना भारत है, जो कि शेयर में अगर होल्डर की भागीदारी का है तो 6.3% की, चाइना 6.4% की रखता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, उसका आपको कमेंट करके बताना है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी के अध्यक्ष बने मासातो कांडा किस देश से संबंधित है? साउथ कोरिया, चीन, सिंगापुर या फिर जापान? इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। एडीबी के बारे में आपको और क्या नॉलेज पता है आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स की बात करते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जयंती। अब ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह को आप देख सकते हो, अफगानिस्तान में पॉपुलर व्यक्ति हैं, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। राजा प्रताप महेंद्र की जयंती पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की हुई है। खैर, इनके बारे में समझते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में दूरदर्शी राष्ट्रवादी राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1886 से 1979 की 138वीं जयंती पर श्रद्धांजलि को इन्होंने अर्पित किया हुआ है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे? पृष्ठभूमि समझे तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म जो है 1 दिसंबर 1886 को हाथरस उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यूपी के एग्जाम में इस वर्ष बन सकता है क्वेश्चन। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, लेखक, समाज सुधारक और अंतरराष्ट्रीयवादी थे। शिक्षा में योगदान की बात करें तो 1909 में वृंदावन उत्तर प्रदेश में एक तकनीकी संस्थान प्रेम महाविद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। स्वदेशी तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला पॉलिटेक्निक है। कौन सा है? प्रेम महाविद्यालय। ध्यान रखिएगा, इसका नाम चेंज भी हो सकता है। स्वतंत्रता में योगदान की अगर हम बात करें तो वर्ष 1906 में कोलकाता में कांग्रेस अधिनियम में इन्होंने भाग लिया था और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया था। महेंद्र प्रताप स्वदेशी आंदोलन से गहराई से जुड़े हुए थे। जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, उससे ये बहुत ज्यादा गहराई से जुड़े थे। स्वदेशी वस्तुओं और स्थानीय जो कारीगर हैं उनके साथ में छोटे उद्योगों को लगातार यह बढ़ावा देते थे। महेंद्र प्रताप ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई और इसी दरमियान 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का बहुत जोरदार विरोध भी किया था काबुल में। काबुल और अफगानिस्तान में भारत की प्रथम प्रोविजनल सरकार, जिसके अध्यक्ष वे स्वयं थे, इन्होंने घोषणा की थी। तो भारत की प्रथम प्रोविजनल सरकार के अध्यक्ष कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ही थे, ध्यान रखिएगा। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत के संघर्ष क्रम में जर्मनी, जापान और रूस जैसे देशों का समर्थन मांगा था और कहा जाता है कि बोल्शेविक क्रांति के 2 साल बाद 1919 में उनकी मुलाकात व्लादिमीर लेनिन से भी हुई थी। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड जो वर्ल्ड वार हुआ था, उस दरमियान 1940 में जापान में भारतीय कार्यकारी बोर्ड का उन्होंने गठन भी किया था। तो ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीयवादी और शांति समर्थक के रूप में कैसे जाना जाता है? तो महेंद्र प्रताप को शांति हेतु वैश्विक पहल एवं भारत तथा अफगानिस्तान में ब्रिटिश के अत्याचारों को सबके सामने लाने में प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका 1932 में नोबेल शांति पुरस्कार हेतु नामांकित भी किया गया था। इस नामांकन में राजा को हिंदू देशभक्त, वर्ल्ड फेडरेशन ये एडिटर, अफगानिस्तान की अनौपचारिक दूत के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। वर्ष 1929 में महेंद्र प्रताप ने बर्लिन में वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना भी की थी, जिसे आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र के गठन का प्रभाव पड़ा था। राजनीतिक अगर करियर की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद उन्होंने पंचायती राज के विचार को बढ़ावा दिया और काफी मेहनत भी की थी। मथुरा में 1957 से संसद सदस्य के रूप में उन्होंने कार्यभार भी संभाला था। अगर हम विरासत की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी प्रमुख भूमिका आज भी उनको याद किया जाता है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है और अगर आपने हिस्ट्री में राजा महेंद्र प्रताप के बारे में नहीं पढ़ा है तो मतलब कि आप कुछ तो मिस कर रहे हो, कुछ तो मिस कर रहे हो। तो इनके बारे में आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस 2024 में मनाया गया है और इतना खास क्यों होता है? तो 1 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जिसको कहते हैं 60वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। भारत की सीमाओं की सुरक्षा बल के महत्व पर जोर दिया। जो भारत की सीमाएं है ना, उन सीमाओं पर ध्यान रखिएगा, उन सीमाओं पर जो बाउंड्रीज है उन पर सबसे ज्यादा सुरक्षा बल के रूप में बीएसएफ ही कार्य करती है।
बीएसएफ का अगर परिचय की बात करें तो बीएसएफ की स्थापना 1965 में की गई थी। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1962 में जब हो चुका तो सीमा सुरक्षा की बढ़ाने की बहुत आवश्यकता सामने आई, तो 1965 में बीएसएफ की स्थापना की गई। बीएसएफ एक एयर विंग, मरीन विंग और तोपखाना रेजिमेंट और कमांडो इकाइयां हैं बीएसएफ में। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। ध्यान रखिए, जो होम मिनिस्ट्री होती है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव जो नियंत्रण है गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, कार्य करता है। अगर इसकी तैनाती की अगर हम बात करें तो लगभग 2.6 लाख कर्मियों वाला बीएसएफ बल भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा एलओसी पर भारतीय सेना और नक्सल विरोधी अभियान क्षेत्रों में तैनात किया जाता है। तो इसकी तैनाती कम नहीं है, 2.6 लाख जो कर्मी हैं, जो सैनिक हैं, ध्यान रखिएगा भारत में केवल बीएसएफ की। विशेष ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो बीएसएफ जलयानों के आधुनिक बेड़े का उपयोग करते हुए अरब सागर में सर क्रीक और बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा जैसे क्षेत्रों में भी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सिर्फ बाउंड्री पर ही नहीं, अरब सागर में सर क्रीक, बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा में भी सिक्योरिटी के मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष विभिन्न वैश्विक स्थानों पर प्रशिक्षित कार्मिकों संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी भूमिका निभाता है। आपको पता होगा यूएन के शांति मिशन की जाते हैं तो उसमें भी बीएसएफ प्रमुख भूमिका निभाता है। बीएसएफ के क्षेत्राधिकार की बात अगर हम कर लें थोड़ी सी, क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ पर है, तो बीएसएफ के द्वारा भारत की सीमाओं की सुरक्षा की जाती है। विभिन्न कानूनों के तहत गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती का अधिकार प्राप्त होता है, जिसमें दंड प्रक्रिया, सीआरपीसी 1973, पासपोर्ट अधिनियम 1967, पासपोर्ट अधिनियम 1920, भारत में प्रवेश और स्वापक औषधि मन प्रभावी पदार्थ 1985 भी इसको शामिल किया जाता है। तो इसको जो क्षेत्राधिकार है, काफी क्षेत्राधिकारों में कार्य कर सकता है। आज की हमारी अंतिम करंट अफेयर्स की बात करेंगे, क्लब डिजिटल पोर्टल। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कर सकते हो। ऐप पर आपको मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज लगाने का मौका मिल जाता है और आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, चाहे वो आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो, और हो सके तो एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे, मल्टीपल्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी की टेस्ट सीरीज आपको इस ऐप के माध्यम से मिल जाती है। तो एकलव्य की बात कर रहे थे कि हम ये क्या है, तो भारतीय सेना के लिए एकलव्य नामक एक ऑनलाइन शिक्षण मंच का शुभारंभ किया गया है। तो किसने किया है? भारतीय सेना ने किया। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि एकलव्य नामक जो ऑनलाइन शिक्षण मंच है किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। एकलव्य सॉफ्टवेयर जो प्लेटफॉर्म को सेना प्रशिक्षण कमान मुख्यालय के तत्वावधान में विकसित किया गया है, जिसमें एजेंसी, आर्मी, वॉर कॉलेज प्रायोजकर्ता के रूप में मुख्य भूमिका निभाता है, मतलब कि स्पॉन्सर के रूप में। इस प्लेटफॉर्म को गांधीनगर स्थित भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान के द्वारा शून्य लागत पर विकसित किया गया है। इसे सूचना प्रणाली महानिदेशालय का भी सहयोग प्राप्त है। इस पहल की शुरुआत वर्ष 2024 के लिए भारतीय सेना की जो विषय वस्तु है प्रौद्योगिकी समावेशन के वर्ष के रूप में प्रयोग करेगा। एकलव्य प्लेटफॉर्म को 3 श्रेणियों में निर्धारित किया जाता है। पहली श्रेणी प्री कोर्स कैप्सूल है, द्वितीय श्रेणी नियुक्ति विशिष्ट असाइनमेंट संबंधी पाठ्यक्रम है, तृतीय श्रेणी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट सूट के रूप में कार्य करती है। तो यह जो कार्य है वो 3 श्रेणियों के रूप में यह कार्य करता है। तो उम्मीद है ये सारा सेशन आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मुलाकात करेंगे। आज यहीं पे धन्यवाद।